Hello friends, welcome back to our own channel Mining Mirror, and today we are going to discuss legislation on general safety based on Coal Mines Regulation 2017. This will be the part 1 and we are going to discuss 60 questions in this video. But before that, इसके पहले जो मैं एक वीडियो अपलोड किया था 1952 एंड 1955 का जो चैप्टर 1 को बेस करके वो सारा क्वेश्चन कोल माइंस के लिए अप्लीकेबल है, तो उसको अच्छी तरह से देखिएगा। उसमें बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप DGMS 2023 का माइनिंग सरदार या माइनिंग ओवरमैन या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास देने जा रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन वाइज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें जित मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद बनाया हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा और लगे ये क्वेश्चन, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको एकदम सही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, CMR 2017 कम्स इनटू फोर्स ऑन व्हिच डेट? CMR 2017 जो है वो कब लागू हुआ? ये देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसका जो डेट है, मंथ है और ईयर है, इसको अच्छी तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो द आंसर विल बी 27 नवंबर 2017। ऑप्शन आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आपको सही आंसर को याद रखना जरूरी है। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 2, कमिटी अपॉइंटेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट? जो माइंस एक्ट हम लोग का 1952 है, उसका कौन सा सेक्शन के अंदर कमिटी अपॉइंट किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ऑप्शंस बहुत सारा है, सेक्शन 12, 13, 22, 22A एंड 23। आंसर विल बी सेक्शन 12। अच्छे से याद रखिएगा, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज AMM? AMM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारा है, अबंडन मेटल माइन, अबंडन माइन मीथेन, अबंडन मीथेन माइन, अबंडन मैंगनीज माइन या नॉन ऑफ द अबव। आंसर विल बी अबंडन माइन मीथेन, AMM। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज CMM? सेम टाइप का है, तो इसको ऑप्शन के अंदर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि कोल माइन मीथेन, CMM। आंसर विल बी कोल माइन मीथेन। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, approved safety lamp and approved electric torch mean respectively a safety lamp or an electric torch manufactured by such firm of such type as the dash may from time to time specified by general or special order। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प हम लोग बात करते हैं या अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च बोलते हैं, इसमें मेन जो वर्ड होता है वो होता है अप्रूव्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो अप्रूव्ड है वो कौन अप्रूव करता है? जो भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सा टाइप का चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर में वो आता है, तो उसको कौन देता है या अप्रूव कौन करता है? ऑप्शंस बहुत सारा है, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, कोल इंडिया अथॉरिटी, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 6, an explosive manufactured by such firm and such type as the chief inspector may from time to time specify by notification of the official gazette is called what? जो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग होता है और जो कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में निकालते रहते हैं। तो वो एक्सप्लोसिव को हम लोग क्या बोलेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है? हाई एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव, रजिस्टर्ड एक्सप्लोसिव, परमिटेड एक्सप्लोसिव या नोटिफाइड एक्सप्लोसिव? आंसर विल बी परमिटेड एक्सप्लोसिव। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 7, ए फोर्सिंग फैन or an adjusting fan used below ground wholly or mainly for ventilating a face or faces or blind ends is called what? यहाँ पे पूछ रहा है एक फ़ैन जिसको वो फोर्सिंग फैन भी हो सकते हैं। फोर्सिंग फैन मतलब क्या होता है? जैसे अगर ऐसा एक फ़ैन है, वो फोर्स करता है, मतलब वो एक डायरेक्शन में प्रेशर दे के एयर को आगे बढ़ाता है। या एग्जस्ट फैन, एग्जस्ट फैन क्या होता है? अगर ऐसा फ़ैन होता है, आप जानते हैं ये मैक्सिमम जगह पे किचन में लगा रहता है। एग्जस्ट फैन क्या होता है? ये एक साइड से सॉक करता है और एयर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हम लोग का एयर पास होता है, अगर हम लोग यहाँ पे वर्किंग एरिया है, अगर एयर इधर से वेंटिलेशन होके इधर निकल जा रहा है, तो ये वाला एरिया में वेंटिलेशन करने के लिए यहाँ पे कि फ़ैन लगाते हैं। वो फ़ैन क्या करेगा, ये जो एयर है इसको फोर्स करके इधर लेके आ जाएगा। ये फ़ैन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंटिलेटिंग फ़ैन, बूस्टर फ़ैन, एग्जस्ट फ़ैन, ऑक्सिलरी फ़ैन या नॉन ऑफ द अबव? आंसर विल बी ऑक्सिलरी फ़ैन। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 8, a mechanical ventilator
used below ground for boosting the whole air current of air passing along the intake and return airway of a mine or ventilating district is called what? एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो अंडरग्राउंड में यूज होता है बूस्टिंग करने के लिए, मतलब जो एयर पास करता है वेंटिलेशन के लिए इंटेक एयरवे, इंटेक हो गया या रिटर्न हो गया, उसको बूस्ट करता है, मतलब वो उसका जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देता है, इतना फोर्स में वो उसको ब्लो करता है। तो वो फैन को या वो वेंटिलेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेंटिलेटिंग फैन, बूस्टर फैन, एग्जॉस्ट फैन, ऑक्सिलरी फैन या नॉन ऑफ द अबव? आंसर बी बूस्टर फैन, इजी, आंसर बी बी। Question number 9. In case of any mine, the average output per month during the preceding financial year of the total output from all the working within the specified mine boundaries is what? तो यहाँ पे पूछ रहा है एक माइंस में जो एवरेज आउटपुट होता है पर मंथ ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल चल रहा है उसमें जो एवरेज आउटपुट होता है पर मंथ के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज आउटपुट, मंथली एवरेज आउटपुट, एनुअल एवरेज आउटपुट या नॉन ऑफ द अबव? आंसर बी एवरेज आउटपुट, आंसर बी ए। क्वेश्चन नंबर 10. ए लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन ए शाफ्ट and includes an excavation therefrom between the top and the bottom of the shaft is called what? एक लैंडिंग और प्लेटफॉर्म, मतलब एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है कि शाफ्ट में रहता है, जहाँ से हम लोग एक्सकावेशन हम लोग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो टॉप, शाफ्ट का टॉप और शाफ्ट का जो बॉटम है उसके बीच में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडिंग, ऑनसेट, इनसेट, मिड शाफ्ट या नॉन? आंसर बी इनसेट, आंसर बी सी। क्वेश्चन नंबर 11. A person appointed to superintend the lowering and raising persons, tools or materials and the transmission of signals at the top of the shaft or incline is called what? यहाँ पे पूछ रहा है जो शाफ्ट होता है या जो इंक्लाइन होता है उसके ऊपर वाला पोर्शन में जो आदमी रहता है, जो सिग्नल देता है या सुपरिटेंड करता है कोई भी पर्सनस को, टूल्स को या मटेरियल को ऊपर नीचे लेने के लिए केज में, वो आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेलमैन, बैंकमैन, सिग्नल मैन, फोरमैन या नन? आंसर बी बैंकमैन, आंसर बी बी। क्वेश्चन नंबर 12. ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द रेजिंग, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग द पर्सन्स, टूल्स एंड मटेरियल्स एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स एट एनी इनसेट और शाफ्ट बॉटम इज कॉल्ड व्हाट? तो इनसेट हम लोग का क्या हो गया? अगर ये शाफ्ट हो गया, शाफ्ट का ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम, तो बीच में अगर कोई लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग वर्किंग इधर में होता रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे इनसेट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो पर्सन वहाँ पे इनसेट में रहता है या शाफ्ट का बॉटम एरिया में रहता है, बस वही काम करता है जो यहाँ पे ऊपर में बैंकमैन करता है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो पर्सन को? बैंकमैन, बेलमैन, इनसेटर, ऑनसेटर या सिग्नल मैन? आंसर विल बी ऑनसेटर, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 13. A competent person in relation to any work or any machinery, plant or equipment means a person who has attained the age of what? देखिए यहाँ पे जो मेन पर्सन है वो है कॉम्पिटेंट पर्सन, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉम्पिटेंट पर्सन का एज कितना होना चाहिए? हु हैज़ बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर एंड पर्सन कॉम्पिटेंट और सुपरवाइज टू परफॉर्म द वर्क और सुपरवाइज द ऑपरेशन दैट मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट सो एंड सो। तो यहाँ पे पूछ रहे जो कॉम्पिटेंट पर्सन हम लोग को अपॉइंट करता है मैनेजर राइटिंग में, उसका एज कितना होना चाहिए? ऑप्शंस है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, नॉन ऑफ दिस। आंसर विल बी 20 ईयर्स, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 14. डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग. डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स ड्रिलिंग होल्स मोर देन डैश मीटर इन डेप्थ एंड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। ओपन कास्ट माइंस में हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं ड्रिलिंग का, जो ड्रिल होल है उसका डेप्थ कितना होने से उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डीप होल है। ऑप्शन बहुत सारा है, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 या 20। आंसर विल बी 3 मीटर। अगर 3 मीटर से ज़्यादा होता है तो ही उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डीप होल ड्रिलिंग है। ओके, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 15. सच वर्किंग इन ए माइन आज हैज बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन and is inaccessible or rendered inaccessible but is likely to be worked again is called what? मतलब एक माइंस है जिसमें हम लोग वर्किंग बंद कर चुके हैं कुछ भी कारण की वजह से, जिसको वो इनएक्सेसिबल है, ठीक है, या उसको मान लेते हैं कि वो इनएक्सेसिबल है, लेकिन उसमें हम लोग और एक बार बाद में काम कर सकते हैं, तो वो वर्किंग को या क्या बोलते हैं? अबंडन वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, टेम्पोररी क्लोज्ड वर्किंग या नॉन ऑफ दिस? आंसर विल बी discontinued working.
आंसर विल बी बी, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हुआ है। क्योंकि ये पर्टिकुलरली इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 तो ऐसे देखने को मिलेगा, उसको हम एक साथ लेके आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सच वर्किंग आज हैज़ बीन अबंडन्ड विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, उसको क्या बोलेंगे? माने हम लोग माइंस को अबंडन कर चुके हैं, उसका वर्किंग बंद कर चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पे काम करने का कोई भी प्लान नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अबंडन वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, टेम्पररी क्लोज्ड वर्किंग या नॉन ऑफ दिस? आंसर विल बी अबंडन्ड वर्किंग। इसको हम लोग पूरा छोड़ दिए हैं, पूरा त्याग कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर में काम करने का कोई चांस रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूड वर्किंग। अभी बंद कर दिए हैं और बाद में चालू करेंगे। क्वेश्चन आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 17। Such working in mine where work has been temporarily stopped but which is accessible and includes unused working is called what? यहाँ पे बोल रहा है कि एक माइंस में वर्किंग हम लोग टेम्पोरली बंद किए हैं, जो एक्सेसिबल है, हम लोग वहाँ पे जा भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अबंडन वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, टेम्पोररी क्लोज्ड वर्किंग या नॉन ऑफ दिस? आंसर विल बी डिसयूज्ड वर्किंग। मतलब वो उसको टेम्पोररी बंद किए हैं, हम लोग चालू कर सकते हैं। आंसर विल बी सी। तो यहाँ पे 3 तो आपको देखने को मिल गया, तीनों अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड वेयर फ्रॉम ए पिलर और पार्ट देयर ऑफ और इन द केस ऑफ लॉन्ग वाला वर्किंग कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज़ नॉट ए वर्किंग प्लेस, उसको क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड माइंस में जो बोर्ड एंड पिलर जो वो मेथड जो काम होता है, वहाँ से पिलर हो गया, उसका कुछ पार्ट हो गया, या लॉन्ग वाला वर्किंग अगर चल रहा है, वहाँ पे कोल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो वो जो वर्किंग एरिया नहीं कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सील्ड ऑफ एरिया, गोफ, नॉन वर्किंग एरिया, क्लोज्ड एरिया या नॉन? आंसर विल बी गोफ। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लोसिव shall have the same meaning as is assigned to that term in the Indian Explosive Act what? यहाँ पे बोल रहा है जो एक्सप्लोसिव टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो आया है एक्चुअली इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट से। तो वो जो इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट है वो कौन सा मसीहा का यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब कौन सा ईयर का है वो? 1890, 1885, 1886, 84 या 88? आंसर विल बी द इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 20। The general atmosphere in a coal seam and includes the atmosphere in the roof cavities but does not include the general atmosphere in the sealed off area or any borehole drilled in the coal or in the adjacent strata is called what? तो यहाँ पे पूछ रहा है तो जनरल एटमॉस्फेयर होता है कोल सीम में, जिसमें इंक्लूड होता है रूफ का कैविटीज़, ठीक है। लेकिन जिसमें इंक्लूड नहीं होता है जो जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ सील्ड ऑफ एरिया जो हम लोग सील कर चुके हैं, या जो बोरहोल हम लोग ड्रिल यहाँ पे करके छोड़े हैं, जो इंक्लूड नहीं होता है, तो वो एटमॉस्फेयर का हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल एटमॉस्फेयर, जनरल कोल्ड बॉडी ऑफ एयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर, ऑल ऑफ द अबव या नॉन? आंसर विल बी जनरल बॉडी ऑफ एयर। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 21। ए गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3 क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। शायद आपको पता ही होगा ए गैस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री मीन्स क्या होता है। फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस मतलब coal seam not being an open cast working, okay. The percentage of the inflammable gas in the general body of air does not exceed 0.1. The rate of emission of inflammable gas does not exceed 1 cubic meter per ton of coal produced. Only B and C या all of the above? Answer will be all of the above. वो अंडरग्राउंड होना चाहिए, उसका जो इनफ्लेमेबल गैस होता है परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ एयर में वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो इनफ्लेमेबल गैस एमिशन होता है, तो पर टन कोल अगर प्रोड्यूस होता है उसमें मैक्सिमम जो रेट ऑफ एमिशन होगा वो 1 क्यूबिक मीटर होगा पर टन, ठीक है। तब इसको बोलेंगे हम लोग ये फर्स्ट डिग्री गैसी सीम है। तो आंसर विल बी ई। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 22। ए गैसी सीम ऑफ द सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री मतलब क्या होता है? वो एक अंडरग्राउंड माइंस होना चाहिए, उसका जो परसेंटेज ऑफ इम्प्लेमेबल गैस हो है जनरल बॉडी ऑफ एयर में वो होना चाहिए 0.1% से ज़्यादा, और जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस होता है वो होता है मोर देन 1 क्यूबिक मीटर बट लेस देन 10 क्यूबिक मीटर। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ई। सेम टाइप का एक गैसी सीम ऑफ द थर्ड डिग्री मीन्स क्या होता है? थर्ड डिग्री गैसी में हम लोग किसको बोलेंगे? ऑप्शंस बहुत सारा है यहाँ पे। तो कोल सीम नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग, ये ओके है। द परसेंटेज ऑफ द इम्प्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर इज लेस देन 0.1%, नो। The rate of emission of inflammable gas is more than 10 cubic meter per ton of coal produced. ये होगा उसका ऑप्शन। ऑप्शन और क्या है? ओनली ए एंड सी एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो पिछला जो 2 क्वेश्चन था उसमें तो ऑल ऑफ द अबव ही रखे थे, क्योंकि उसमें ऑप्शन अच्छा था, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन यहाँ पे बेस करके थर्ड डिग्री को हम लोग चूज करते हैं। तो आंसर बी ओनली ए एंड सी। एक अंडरग्राउंड होना चाहिए और उसका जो इम्प्लेबल गैस का एमिशन होता है वो 10 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 24, ए मशीनरी विल नॉट बी कॉल्ड ए हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी HEMM यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर ड्रिलिंग इफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग के लिए, उसको हम लोग HEMM नहीं बोलेंगे। उसका कंडीशन क्या होता है? इफ़ इट इज़ ए हैंड हेल्ड ड्रिल, ड्रिलिंग होल अप टू डायमीटर 40 mm, ड्रिलिंग होल ऑफ ए डायमीटर अप टू 50 mm, ड्रिलिंग होल ऑफ ए डायमीटर अप टू 100 mm, बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है HEMM हम लोग उसको नहीं बोलेंगे अगर वो एक हैंड हेल्ड ड्रिल होगा, अगर हाथ से चलता होगा, या ड्रिलिंग होल ऑफ ए डायमीटर अप टू 50 mm, अप टू 50 mm जो होल करता है उसको हम लोग HEMM नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो आंसर विल बी एफ। क्वेश्चन नंबर 25, द फेल्यूर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव्स इन ए शॉर्ट होल इज कॉल्ड व्हाट। एक शॉर्ट होल में एक्सप्लोसिव जो हम लोग भर के ब्लास्ट करते हैं, अगर वो एंटायर चार्ज ब्लास्ट नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेल्ड ब्लास्ट, सॉकेट, फेल्ड शॉट, मिसफायर या फेल्ड फायर। आंसर विल बी मिसफायर, अगर वो पूरा का पूरा चार्ज फेल होता है। तो आंसर विल बी डी। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन, द फेल्यूर टू एक्सप्लोड ऑफ ए पार्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल। अगर एक शॉर्ट होल में जो एक्सप्लोसिव हम लोग किए हैं उसमें एक पार्ट ब्लास्ट हो गया और कुछ पार्ट वहाँ पे रह गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिसफायर बोलेंगे। ऑप्शन क्या क्या देख लीजिए, फेल्ड ब्लास्ट, सॉकेट, फेल्ड शॉट, मिसफायर या फेल्ड फायर। आंसर होगा सॉकेट, अगर कुछ पोर्शन फट जाता है और कुछ पोर्शन रुक जाता है। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 27, ए पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन ए माइन और पार्ट देयरऑफ एंड इंक्लूड्स an assistant manager, an underground manager, a mine foreman, overman, mining mate, mining सरदार, ventilation officer, safety officer, engineer and surveyor is called what। ये पूरा का पूरा जो कैटेगरी है वो कैटेगरी का हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन यही है, जो अपेंड होते हैं ऑब्वियसली ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा। ऑप्शन है वर्कमैन इंस्पेक्टर, सेफ्टी ऑफिसर, ऑफिशियल, सुपरवाइजर या ऑफिसर। आंसर विल बी ऑफिशियल, ये सारे लोग ऑफिशियल में इंक्लूड होते हैं। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 28, the senior most mine official in a mining discipline on duty in the mine is called what। माइनिंग डिसिप्लिन का ऑन ड्यूटी जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीनियर ऑफिशियल, ऑफिशियल इंचार्ज, प्रिंसिपल ऑफिशियल, सुपरियर ऑफिशियल या नन। आंसर विल बी प्रिंसिपल ऑफिशियल। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 29, ए पर्सन possessing a manager's or overman certificate appointed by the manager in writing under any designation whatsoever to perform the duties of a supervision and control in a mine or part thereof and is as such superior to a सरदार। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है सुपरियर टू सरदार होना चाहिए और उसके बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, ओवरमैन, फोरमैन या असिस्टेंट मैनेजर। आंसर विल बी ओवरमैन। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 30, the combination of a likelihood of a specific unwanted event and its potential consequence is called what। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई भी एक अनवांटेड इवेंट जो होता है उसका लाइक्लीहुड इनटू जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क। ये आता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में। ऑप्शन बहुत सारे, hazard, रिस्क, प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर एंड कॉन्सिक्वेंस। आंसर विल बी रिस्क। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 31, एनी पार्ट ऑफ ए पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड दैट इज मेंटेन्ड इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ ए माइन इज कॉल्ड व्हाट। गैलरी हो गया या कोई पैसेज हो गया, उसका कोई भी पार्ट हम लोग जो मेंटेन करते हैं जो माइंस का वर्किंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉल रोड, पैसेज, सर्विस रोड, रोडवे या पब्लिक रोड। आंसर विल बी रोडवे। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 32, ए वर्टिकल और इंक्लाइंड वे और ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम द सरफेस टू वर्किंग बिलो ग्राउंड और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड टू अनदर। तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्टिकल होगा या इंक्लाइन होगा। जो होगा हम लोग का सरफेस से लेके बिलो ग्राउंड में जो काम करते हैं उसके लिए होगा।
ठीक है, या अंडरग्राउंड में कहीं एक जगह से और एक जगह पे जाने के लिए जो इंक्लाइन हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेज, विंड, शाफ्ट, क्रॉसकट या ओवरपास? आंसर विल बी शाफ्ट. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 33. एनी प्लेस इन ए माइन टू व्हिच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस. ये अच्छा क्वेश्चन है. वर्किंग प्लेस, लोडिंग साइड, फेस, एक्सकवेशन साइड या डिगिंग साइड? आंसर विल बी वर्किंग प्लेस. आंसर विल बी ए. Question number 34. The moving front of any working place or the in by end of any drive, level, crosscut, raise or winch is called what? The moving front of any working place. ऑप्शन है वर्किंग प्लेस, लोडिंग साइड, फेस, एक्सकवेशन साइड, डिगिंग साइड. आंसर विल बी फेस. आंसर विल बी सी. तो अब चलते हैं चैप्टर 2 में जिसमें आता है रिटर्न नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 35. Notice of the commencement of mining operation comes under which section of the Mines Act? माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन के अंदर जो हम लोग माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं उसका नोटिस हम लोग देते हैं? ऑप्शन है सेक्शन 12, 13, 16, 22 या 24. आंसर विल बी सेक्शन 16. आंसर विल बी सी. रेगुलेशन 3 में है. क्वेश्चन नंबर 36. अकॉर्डिंग टू द माइंस एक्ट टू whom द नोटिस ऑफ द माइनिंग ऑपरेशन शैल बी गिवन. माइंस एक्ट के अनुसार किसको हम लोग माइनिंग ऑपरेशन जब स्टार्ट होता है उसको हम लोग नोटिस देते हैं? ऑप्शन सर चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ओनली ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. रेगुलेशन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 37. द नोटिस ऑफ ओपनिंग विल बी अकम्पनीड बाई ए प्लान शोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे पूछ रहा है जब आप ओपनिंग माइंस को ओपन करते हैं और उसका नोटिस जो देते हैं वो खाली नोटिस नहीं जाएगा, उसके साथ और एक प्लान जाते हैं. वो प्लान क्या क्या चीज़ शो करता है? ऑप्शन से बाउंड्रीज ऑफ द माइन शो करेगा, द शाफ्ट्स और ओपनिंग ऑफ द माइन शो करेगा, ट्राई जंक्शन एंड रेवेन्यू पिलर शो करेगा, परमानेंट और परमानेंट सरफेस स्ट्रक्चर शो करेगा, सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये भी जाएगा. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी एफ. रेगुलेशन 3 में है. क्वेश्चन नंबर 38. टू whom द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड. जो एनुअल रिटर्न हम लोग माइंस का भरते हैं वो किसके पास हम लोग सबमिट करते हैं? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ओनली ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी ई. क्वेश्चन नंबर 39. व्हेन द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड. अकॉर्डिंग टू CMR 2017 इसमें कुछ चेंजेस किया गया है. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एनुअल रिटर्न हम लोग जो भरते हैं वो कब भरते हैं? ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ फेब्रुआरी, ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी, ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ जुलाई या फर्स्ट डे ऑफ जुलाई? आंसर विल बी ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी. आंसर विल बी सी. रेगुलेशन 4 में है. क्वेश्चन नंबर 40. इफ ए माइन इज अबंडन्ड or working thereof is discontinued for a period exceeding dash days, or if a change occurs in the ownership of a mine, the required annual return shall be submitted within dash days of the abandonment or change in ownership or within dash days of discontinuance. मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ दिया है. अगर कोई माइंस को आप अबंडन करते हैं या उसका जो वर्किंग है उसको डिसकंटिन्यू करते हैं कितना दिन से ज़्यादा होने से, या अगर आपका ओनरशिप चेंज होता है माइंस का तो आपका जो एनुअल रिटर्न आप भरिएगा वो कितने दिन के अंदर भरना पड़ेगा अबंडन का या ओनरशिप चेंज होने का, और कितने दिन से अंदर आपको भरना पड़ेगा डिसकंटिन्यूएंस का. तो अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा. तो आंसर विल बी अगर आपका माइंस अबंडन करते हैं या उसका वर्किंग आप डिसकंटिन्यू करते हैं मोर देन 60 डेज, तो आपका या ओनरशिप अगर चेंज होता है तो आपका एनुअल रिटर्न आप भरिएगा विद इन 30 डेज. अगर डिसकंटिन्यू होता है तो विद इन 90 डेज. तो आंसर विल बी 60, 30 एंड 90. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 41. When a mine is intended or going to be abandoned, discontinued for a period exceeding dash days, the owner, agent or manager shall give notice of abandonment or discontinuance to chief inspector mines, regional inspector mines or district magistrate not less than dash days before such abandonment or discontinuance. ये डायरेक्ट रेगुलेशन है. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप कोई माइंस को आप अबंडन करना चाहते हैं उसका वर्किंग की या डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो कितना दिन से ज़्यादा डिसकंटिन्यू या अबंडन होने से जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होते हैं उनको नोटिस देना पड़ेगा. चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, वो भी
अबंडनमेंट या डिसकंटिन्यूस करने से कितना दिन का पहले। तो आंसर बी आपका, अगर आप जानबूझ के अबंडन कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं मोर देन 60 डेज, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूस। तो आंसर बी 60 एंड 30, आंसर बी ए, रेगुलेशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन ए माइन और पार्ट हैज बीन अबंडन, मतलब आपका जो माइन है उसको आप अबंडन कर दिए या वह वर्किंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया मोर देन 60 डेज, ठीक है। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल विद इन डैश डेज ऑफ द अबंडनमेंट और द एक्सपायरी ऑफ द शेयर पीरियड गिव टू द चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस या डिस्ट्रिक्ट माइंस से नोटिस इन फॉर्म एंड मेथड आज में स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप माइंस को डिसकंटिन्यू कर दिए और करने के बाद आपको विद इन कितना दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। आंसर विल बी विद इन 7 डेज, आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू रीओपन, मतलब वो बंद हो गया था, अभी आप फिर से ओपन करना चाहते हैं, जो डिसकंटिन्यू या अबंडन हो चुका था मोर देन 60 डेज, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर फिर से नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कितना दिन के अंदर। आंसर विल बी, देखिए ऑप्शन क्या है, 40, 35, 30, 25 या 7। आंसर विल बी 30, 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। आंसर विल बी सी, रेगुलेशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन ए माइन और पार्ट आज अफोरसेड हैज बीन ओपनड और रीओपनड, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग और रीओपनिंग टू हुम। जैसे आपका माइंस आपका ओपन कर दिए या रीओपन कर दिए, तो उसका जो एक्चुअल डेट होता है ओपनिंग का या रीओपनिंग का, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर किसको वो कम्युनिकेट करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओनली ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन ए चेंज ऑकर्स इन द नेम ऑफ ओनरशिप ऑफ ए माइन और इन द एड्रेस ऑफ द ओनर, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया कि अगर माइंस का ओनरशिप चेंज होता है या उसका ओनर का एड्रेस चेंज होता है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज गिव नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर माइंस या रीजनल इंस्पेक्टर माइंस इन नोटिस इन द फॉर्म मेथड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर माइंस फॉर द पर्पस। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैनेजर, एजेंट और ओनर कौन सा जो फॉर्म में, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर विद इन कितना दिन के अंदर वो नोटिस देंगे कि हम लोग का माइंस का ओनरशिप चेंज हुआ या माइन जो ओनर है उनका एड्रेस चेंज हुआ, विद इन 7 डेज। तो आंसर विल बी ई, रेगुलेशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द ओनरशिप ऑफ ए माइन इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे हुआ कि अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है किसी और किसी को, मतलब कोई आपको टेक ओवर कर रहा है और आप उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली आपको माइंस का ओनरशिप चेंज होता है, तो ओनरशिप चेंज होने के साथ साथ उसका जो प्लान से, सेक्शन से, रिपोर्ट से, रजिस्टर, सारा चीज़ आपको ट्रांसफ़र होता है। तो वो कितने दिन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ऑप्शन है 40, 35, 30, 25, 7। आंसर विल बी 7 डेज। विद इन 7 डेज आपको सारा चीज़, सारा फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर देना है। आंसर विल बी ई, रेगुलेशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन एनी न्यू अपॉइंटमेंट इज मेड of an agent, manager, assistant manager, ventilation officer, surveyor, engineer या safety officer, if any, when the employment to any such person is terminated or any such person leaves the said employment, when any change occurs in the address of any agent or manager। देखिए एक ही रेगुलेशन में कितना सारा चीज़ दे दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर माइंस में न्यू अपॉइंटी होता है जिसमें एजेंट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर हो सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर हो सकते हैं, सर्वेयर हो सकते हैं, इंजीनियर ही हो सकते हैं। अगर उनका नया अपॉइंट हुआ या इनमें से कोई रिजाइन कर दिया या इनको कोई टर्मिनेट कर दिया कंपनी उनको, या उनका जो मैनेजर होते हैं या हम लोग का जो एजेंट है उनका अगर एड्रेस चेंज हुआ, तो ये सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। तो वो कितने दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज या नॉन ऑफ द अबव। आंसर विल बी विद इन 7 डेज। आंसर विल बी ए, रेगुलेशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 48, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कम्स अंडर व्हिच रेगुलेशन। जो एक्सीडेंट कभी होता है माइंस में उसको नोटिस देना पड़ता है, वो कौन सा रेगुलेशन के अंडर आता है। रेगुलेशन 7, रेगुलेशन 8, रेगुलेशन 9, रेगुलेशन 8A या रेगुलेशन 10। आंसर विल बी रेगुलेशन नंबर 8। आंसर विल बी बी। Question number 49, to whom the notice of the accident shall be given।
जो नोटिस हम लोग देते हैं एक्सीडेंट का, वो किसको देते हैं? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओनली ए एंड सी, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, आंसर विल बी ई. क्वेश्चन नंबर 50. When an accident occurs in a mine, the owner, agent or manager shall give notice in the form specified by Chief Inspector Mines for the purpose to Chief Inspector Mines, Regional Inspector Mines and District Magistrate within dash hours. यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आपका माइंस में कुछ एक्सीडेंट होता है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर कितना घंटे, कितना टाइम के अंदर ये सबको वो नोटिस देंगे? 8 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स या 72 आवर्स? आंसर विल बी विद इन 24 आवर्स, आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 51. व्हेन एन एक्सीडेंट ऑकर्स इन ए माइन, फिर से अगर एक्सीडेंट होता है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर शाल फोर्थविथ इन्फॉर्म डैश अबाउट द ऑकरेंस बाय टेलीफोन, ईमेल, फैक्स और बाय स्पेशल मैसेंजर. यहाँ पे देखिए, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको नोटिस तो देना है विद इन 24 आवर्स, लेकिन जैसे ही होता है आपको इमीडिएटली किसको इन्फॉर्मेशन देना है? बाय टेलीफोन या ईमेल या फैक्स या बाय स्पेशल मैसेंजर. ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओनली ए एंड सी, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी रीजनल इंस्पेक्टर माइंस. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे होगा आपको रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को खबर कर ही देना है कि ऐसा कुछ हो गया, बाय टेलीफोन माध्यम से हो या ईमेल छोड़ के हो या फैक्स या किसी को भेज के. अगेन, अगर आप ईमेल भेजते हैं तो उसका और एक कंडीशन है कि ईमेल के तुरंत बाद आपको एक फैक्स भी भेजना है, हार्ड कॉपी. तो आंसर विल बी बी. देखिए, provided that in case of such notice in sent by email, it shall be immediately followed by a fax or letter. Question number 52. For how many days a copy of the notice of accident shall be posted on a special notice board outside the office of the mine? जैसे ही कुछ एक्सीडेंट होता है, उसका जो नोटिस हम लोग देते हैं चीफ इंस्पेक्टर को या रीजनल इंस्पेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसका एक कॉपी नोटिस बोर्ड में चिपका रहेगा. और वो कितना दिन के लिए रहता है? 10 days, 11 days, 12 days, 13 days या 14 days? आंसर विल बी मिनिमम 14 days रहेगा, आंसर विल बी ई. क्वेश्चन नंबर 53. व्हेन एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियसली बॉडीली इंजुरी, ये हो गया उसका कंडीशन, इन और अबाउट ए माइन इन कनेक्शन विद द जनरेशन ऑफ स्टोरेज, ट्रांसमिशन सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ओनर, एजेंट और मैनेजर किसको खबर करेंगे? बाय द टेलीफोन, ईमेल, फैक्स और स्पेशल मैसेंजर. यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर कोई माइंस में कुछ एक्सीडेंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलेटेड, ठीक है, चाहे जनरेशन में हो, चाहे स्टोरेज में हो, या ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन में, जिसमें किसी का फैटल हो गया या कोई सीरियसली बॉडीली इंजरी हो गया, तो वो जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होते हैं वो इमीडिएटली किसको खबर करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, मैकेनिकल इंस्पेक्टर माइंस, इंस्पेक्टर माइंस इलेक्ट्रिकल या इंस्पेक्टर माइंस मेडिकल? आंसर विल बी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल. सेम प्रोसेस है उसका, आइदर टेलीफोन करिए या ईमेल करिए या फैक्स करिए या किसी को भेजिए. ईमेल अगर करते हैं तो उसमें आपको फैक्स तुरंत उसको भेजना है. तो आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 54. इफ डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम एनी इंजुरी ऑलरेडी रिपोर्टेड एज सीरियस, or if an injury other than serious injury becomes serious, the owner, agent or manager shall within dash hours of his being informed of their same give notice thereof to district magistrate, chief inspector, regional inspector or competent authority for compensation. तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई इंजुरी है वो बाद में सीरियस इंजुरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल इंजुरी होगा उसके बाद वो सीरियस हो गया, या कोई रिपोर्टेड इंजुरी है वो बाद में डेथ या फैटल हो गया, तो उस टाइम में ये जो ट्रांजिशन यहाँ पे होता है, तो कितने घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो कंपनसेशन में इन्वॉल्व होता है? विदिन 8 आवर्स, विदिन 12 आवर्स, विदिन 24, विदिन 48 या विदिन 72 आवर्स? आंसर विल बी 24 आवर्स, आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 55. In respect of every person killed or injured above, the owner, agent or manager shall send the chief inspector particulars in form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose within dash days of the occurrence. अगर कोई पर्सन का फैटल होता है या इंजर्ड होता है, जैसे हम लोग बात किए कि सीरियस बॉडीली इंजरी हो गया या कोई डेथ कर गया, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर उसका पर्टिकुलर्स भेजेंगे, वो जो रिपोर्ट है वो भेजेंगे कितने दिन के अंदर? विदिन 1 day, within 3 days, within 7 days, within 15 days या within 30 days? Answer will be within 7 days. Answer will be C.
क्वेश्चन नंबर 56, इन केस ऑफ अन इंजर्ड पर्सन रिटर्न्स टू ड्यूटी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कभी किसी को इंजरी हुआ है वो पहले ड्यूटी अटेंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाद में वो रिटर्न करता है ड्यूटी के लिए, तो ओनर एजेंट और मैनेजर शल सेंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन इन फॉर्म और मेथड आज मे बी स्पेसिफाइड विद इन डैश डेज ऑफ हिज रिटर्न। जैसे वो रिटर्न करता है तो कितने दिन के अंदर ओनर एजेंट और मैनेजर उसका रिपोर्ट भेजेंगे कि ये ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, विद इन 1 डे, विद इन 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज या 30 डेज। आंसर विल बी विद इन 15 डेज। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 57, द नोटिफाइड डिजीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट कम अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नोटिफाइड डिजीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफाइड होता रहता है, वो माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन में आता है? सेक्शन 5, 12, 22, 22A या 25? आंसर विल बी सेक्शन 25। आंसर विल बी ई, रेगुलेशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजीजेस व्हिच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिजीज है वो कौन कौन सा है, ये ऑप्शन में से आप देख के बताइए। सिलिकोसिस, न्यूमोकोनेसिस ये है, मैंगनीज पॉइजनिंग है, एस्बेस्टोस एंड कैंसर ऑफ द लंग ऑफ द स्टोमक है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एंड पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ये सब है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी एफ। क्वेश्चन नंबर 59, इन हाउ मेनी डेज ओनर एजेंट और मैनेजर शैल गिव नोटिस ऑफ द डिजीज। अगर किसी को कोई डिजीज होता है जो नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, तो कितने दिन के अंदर ओनर एजेंट और मैनेजर नोटिस देते हैं, जो हम लोग का कंसर्न ऑफिशियल्स होते हैं? 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7 डेज या नॉन? आंसर विल बी विद इन 3 डेज। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 60, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन contracts any disease notified by the central government in the official gazette, the owner, agent or manager shall within 3 days of his being informed of the disease send notice to whom। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर किसी को कोई डिजीज अफेक्ट करता है जो नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, तो जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होते हैं उनको विदिन 3 डेज तो नोटिस देना है, लेकिन देना किसको है? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, मेडिकल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कॉम्पेंसेशन या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सब लोग को जाना चाहिए, जो चीफ इंस्पेक्टर है, रीजनल इंस्पेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस मेडिकल है, एंड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है कंपेंसेशन को डील करता है, उस सब के पास जाना चाहिए। तो आंसर विल बी ई। तो फ्रेंड्स, ये हो गया टोटल 60 क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल रहे। इसमें हम लोग कंप्लीट किए चैप्टर 2 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे चैप्टर 3 का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।